हेलो साथियों, मैं आमिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चहेते चैनल कॉमर्सपुर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कॉमर्सपुर आप लोगों के लिए एक नई सीरीज जीरो टू हीरो झारखंड स्पेशल बैच लेकर आई है। और आज इस बैच की चौथी क्लास है, जिसमें हम लोग मुंडाओं के शासन व्यवस्था को बिल्कुल ही सरल भाषा में देखेंगे, ताकि आप लोग इसे आसानी से याद कर सकें। तो ज़्यादा समय को व्यर्थ ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मुंडा शासन व्यवस्था को। वैसे देखा जाए तो किसी भी जनजाति की शासन व्यवस्था को समझने से पहले हमें उस जनजाति के बारे में भी पता होना चाहिए। तो आइए पहले मुंडाओं की चर्चा कर लेते हैं। मुंडा जनजाति जो है झारखंड में आने वाली पहली जनजाति है। ठीक है। वैसे देखा जाए तो मुंडा के झारखंड में आगमन के बारे में इतिहासकारों ने 3 मत दिया है। पहला मत ये कहता है कि जो मुंडा लोग थे वो तिब्बत से आए थे, है ना। दूसरा मत ये कहता है कि जो भारत का दक्षिण पश्चिमी भाग है, यानी कि जो महाराष्ट्र हुआ या गुजरात हुआ, वहाँ से होकर आए हैं। और तीसरा मत ये कहता है कि जो भारत का दक्षिण पूर्वी भारत है ना, दक्षिणी पूर्वी भारत है, यानी वर्तमान में अगर हम आंध्र प्रदेश या उड़ीसा ले लेते हैं तो उस इलाके से आए हैं। तो ये 3 मत कहा गया है मुंडाओं के आगमन के बारे में। झारखंड में उनका आगमन के बारे में बताया गया। 3 अलग अलग मत आते हैं। हालांकि ये कहा जाए कि ये तो कन्फर्म है कि मुंडा यहाँ आकर ही बसे हैं, मतलब यहाँ के वो मूल निवासी नहीं थे। चाहे मौसम का बदलाव कारण हो या फिर आर्यों का दबाव कारण हो, तो जो भी कारण रहा हो, उनको अपना मूल स्थान छोड़ना पड़ा था। ऐसे ही ये झारखंड में प्रवेश करते हैं, इनका सामना यहाँ के मूल निवासी असुरों से होता है और इनके साथ युद्ध भी होता है और इन्हें हरा भी देते हैं, है ना। और देखा जाए तो मुंडाओं के जो नेता थे उनका नाम था रीसा मुंडा। कई जगह इनका नाम आपको रीता मुंडा भी देखने को मिल सकता है। सबसे पहले देखा जाए तो इन्होंने ही मुंडाओं के लिए एक देश की कल्पना की, और ये भी कहा जा सकता है कि इनके ही प्रयास से राज निर्माण हो पाया। इन्होंने कहा था सोना लेखन दिसुम। इसका तात्पर्य अगर देखा जाए, इसका मतलब अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है सोने की तरह देश, या फिर बोलिए तो सुनहरा देश, है ना। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, रीता मुंडा ने, कि सूतिया पाहन नामक मुंडा को राजा बनाया और उनके नाम पर ही सूतिया नागखंड की स्थापना कर दी। हालांकि राजा होने के बाद भी यह कोई राजतंत्र नहीं था, बल्कि एक गणतंत्र था। आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा गर्व का बात है कि गणतंत्र था उस जमाने में, है ना। गणतंत्र का मतलब ये हुआ कि ये जो पद, जो भी यहाँ इससे रिलेटेड पद होगा, वह कोई भी पद वंशानुगत नहीं होगा, उस सभी का क्या होगा, चुनाव किया जाएगा। और ये जो भी व्यवस्था था, ये जो सूतिया नागखंड का जो व्यवस्था था, इसी को ही मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। आइए अब हम लोग आगे समझते हैं। मुंडा जैसे ही झारखंड में आए, उन्हें हर जगह जंगल ही जंगल मिला, तो उन्हें काट कर रहने लायक, या फिर बोलिए तो खेती करने लायक भूमि बनाया। उसे ही हम लोग आज खुटकट्टी भूमि के नाम से जानते हैं। और वहाँ रहने वाले एक परिवार को हम लोग खूट कहते हैं। और जब बहुत सारे खूट यानी बहुत सारे परिवार एक साथ रहने लगते हैं तो गांव का निर्माण करता है, उसे हम लोग हातू कहते हैं। वैसे आप लोगों ने ये हाथू शब्द तो सुना ही होगा। जैसे भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म स्थल जो था वो उली हातू है ना। रांची में एक प्रसिद्ध स्थल है बरियातू, वो भी, उसमें अब देखोगे तो एक्चुअली वो वर्ड जो है बरियातू, वो बिगड़ा हुआ टर्म है, और एक्चुअल वर्ड जो है बुरु हातू है। बुरु का मतलब होता है पहाड़, और हातू का मतलब होता है गाँव, यानी पहाड़ों का गाँव। जब बहुत सारे खूट होते हैं उसे हम लोग हातू कहते हैं, और उसका हेड को हम लोग हातू मुंडा कहते हैं। बहुत सारे जब हाथू मिल जाते हैं उसे हम लोग पट्टी कहते हैं, और उसके हेड को मानकी कहते हैं। और बहुत सारे अगर जब पट्टी मिल जाते हैं तो पढ़ा का निर्माण करता है, और उसके हेड को पढ़ा राजा कहते हैं। उसी तरह जब बहुत सारे पढ़ा मिल जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बनता है, राज का निर्माण होता है, और उसके हेड को राजा या फिर सरदार भी कह सकते हैं। ये जो हाथू मुंडा है, इसका अगर प्रमुख कार्य देखा जाए, इसका मेन काम देखा जाए, तो इसका क्या काम होता है कि गांव में विधि व्यवस्था को बनाए रखना, और साथ ही साथ अगर गांव के अंदर कोई भी तरह का विवाद है तो उसका निपटारा करना होता है।
हालांकि अगर कोई शख्स उससे अगर संतुष्ट नहीं है तो वो पट्टी में जा सकता है या फिर उसके उचली अदालतों में अगर देखा जाए तो जा सकता है। हालांकि जो राजा का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, उसके साथ कोई ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता। ये जो हाथू मुंडा है तो इसका एक सहयोगी भी होता है हर गांव में, उसको हम लोग पाहन के नाम से जानते हैं। वो पाहन गांव का धार्मिक प्रधान भी होता है और पाहन का भी एक सहयोगी होता है जिसे हम लोग पनभरा के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ जो पढ़ा राजा है, ये जो पढ़ा राजा है इसका प्रमुख कार्य देखा जाए तो दो गांवों के बीच विवादों का निपटारा करना होता है। आइए अब आगे देखते हैं। अब जो राजा था वो अकेले सारा काम तो कर नहीं सकता था, तो इसके पास 5 हेल्पिंग हैंड होते हैं। इसे आप ऑफिसर या सहयोगी भी कह सकते हैं। ये पांचों पद जो थे ये वंशानुगत पद थे, है ना। आइए एक एक करके इसको हम लोग डील करते हैं। पहला है दीवान। दीवान को आप मंत्री भी कह सकते हैं। ये मंत्रियों वाला सारा काम करता था और साथ ही साथ ये एक नहीं बल्कि 2 हुआ करते थे। एक होते थे गढ़ दीवान और दूसरा हुआ करते थे राज दीवान। जो गढ़ दीवान थे वो गांव के भीतर के मामलों को देखते थे, इसे आप होम मिनिस्टर के तौर पे समझ सकते हैं। और दूसरा था राज दीवान। राज दीवान जो थे वो गांव के बाहर के मामलों को देखता था, इसे आप विदेश मंत्री के तौर पे समझ सकते हैं। दूसरा है ठाकुर। ठाकुर जो है इसे आप देखिएगा तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है ना। ये राजा के बाद अगर किसी को स्थान मिलता है वो ठाकुर को मिलता है। आप इसे याद करने के लिए समझ सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट की तरह इसे आप याद कर सकते हैं। तीसरा है पांडे। पांडे वो शख्स था या वो पद था जिसमें कि लोग जो थे कागज पत्तर का काम देखते थे। पांडे जो थे वो कागज पत्तर यानी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी वर्क हो वो पांडे करता था। फिर आता है कर्ता। कर्ता क्या है कि जो मीटिंग जो होता था, जो भी तरह का मीटिंग होता था उस सारा मीटिंग का मैनेजमेंट का काम कर्ता कराता था, या फिर अनुशासन बनाने का काम, जो मीटिंग में अनुशासन बनाने का काम है वो कर्ता का हुआ करता था। कहीं कहीं पर आप ये कर्ता का नाम दरोगा भी लिखा हुआ मिलेगा, यही कारण है कि अनुशासन मिलाए बनाने का काम करता था। लास्ट है लाल। लाल वकील को कहा गया है, वकील को लाल कहा गया है। अब आगे देखते हैं। आप मुंडा गांव में कभी भी जाओगे तो आपको 3 स्थल हमेशा मिलेगा और ये तीनों स्थल जो है मुंडाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। पहला है सरना। सरना वो स्थल है जहाँ ग्राम देवता का निवास है, या फिर बोलिए ऐसा स्थल है जहाँ पूजा अर्चना किया जाता है। आप देख सकते हैं इस इमेज में कि लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। दूसरा है अखड़ा। अखड़ा यह वह स्थल है जहाँ पंचायत की बैठक होती है और शाम के समय में युवक युवतियों का नृत्य और संगीत का भी कार्यक्रम होता है। और तीसरा स्थल जो है वो है शासन। शासन वो स्थल है जहाँ पर शवों को दफनाया जाता है ना। और इस समाधि में आप देख रहे होंगे, इस समाधि पर एक पत्थर के सील रखे जाते हैं जिसे हम लोग शासन दीरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? शासन दीरी के नाम से। तो दोस्तों यहाँ आकर मुंडा शासन व्यवस्था की समाप्ति होती है और आशा करता हूँ आपको सारी बातें बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ गई होगी और क्लास भी पसंद आया होगा। और क्लास पसंद अगर आया है तो मेरे मेहनत को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।